नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में। और दोस्तों, ये हमारी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है जिसमें मेवाड़ का गोहिल वंश सिलेबस में टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम उसी आधार पर पढ़ेंगे जिस आधार पर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और जो मेवाड़ के गोहिल वंश है और मेवाड़ के जो शासक है उनसे हर बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि गोहिल वंश और उसके बाद में जानेंगे प्रतापी शासक। और दोस्तों, सबसे पहले मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था। और गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर ही शासन किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गोहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ पर शासन किया? मेवाड़ में ही किया था। और इस वंश यानी गोहिल वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गोहिल वंश का जो नामकरण हुआ था वो इसी वंश का एक प्रतापी शासक था गोहिल, उसी के नाम पर गोहिल वंश नाम रखा गया। और गोहिल वंश की उत्पत्ति और उसके मूल स्थान के बारे में जाने तो अनेक मत हैं। यानी उत्पत्ति के बारे में और मूल स्थान के बारे में अनेक मत है। अबुल फजल क्या कहते हैं कि ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताते हैं। यानी गोहिल वंश को अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताते हैं। वहीं कर्नल टोड वल्लभी के शासकों से संबंधित बताते हैं। और आगे अगर हम बात करें नैन सिंह और गोपीनाथ शर्मा की, तो गोपीनाथ शर्मा और नैन सिंह ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। यानी गोहिल वंश को नैन सिंह और गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। वहीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। तो यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। और गोहिल के बाद मेवाड़ का शासक बप्पा बना। यानी गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना? बप्पा बना। और अब दोस्तों, हम जानेंगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का जो समय था 734 से 753 ईस्वी के मध्य था। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसका समय क्या था? 734 से 753 ईस्वी के मध्य था। अब हम जाने कि राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, उसे परास्त किया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और बप्पा की जो राजधानी है वो नागदा थी। यहाँ से इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बप्पा की राजधानी क्या थी? तो नागदा थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी यानी लक्कुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कैलाशपुरी में बप्पा रावल के द्वारा एक लिंगजी यानी लक्कुलिस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और एक लिंगजी गोहिल वंश के लोक देवता थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गोहिल वंश के लोक देवता कौन थे? तो एक लिंगजी थे। आगे अगर हम बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। और कालभोज और जो बप्पा थी वो कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। यानी बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। और बप्पा कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। आगे अगर हम बात करें वीर विनोद के रचनाकार थे कविराज श्यामल दास। तो दोस्तों, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? कविराज श्यामल दास थे। और इसी में लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था। तो कविराज श्यामल दास में लिखा गया है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु क्या था? खिताब था। आगे अगर हम बात करें, ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। तो ये क्या ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो
उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार CV वैद्य उनकी तुलना तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। यानी जो CV वैद्य है वो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें बप्पा रावल के बाद जैतर सिंह आते हैं। जैतर सिंह का जो काल था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी के मध्य। गुहिल के ही एक वंशज थे जैतर सिंह। जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी यहाँ पर बात करें जैतर सिंह की तो ये भी गुहिल वंश के वंशज थे और जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ को छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैतर सिंह की तो जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था और बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे अगर हम बात करें राजधानी बनाया वह 1227 में भूताला के युद्ध में। यानी भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। और कौन था यहाँ पर? जैतर सिंह। भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो जैतर सिंह है, जैतर सिंह के द्वारा दिल्ली के जो गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश, उसकी सेना को परास्त किया था भूताला के युद्ध में। भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में और गुहिल वंश के जैतर सिंह के द्वारा इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया गया। आगे अगर हम बात करें जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ, यानी जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन में ये बात लिखी है कि भूताला का युद्ध में जैतर सिंह के द्वारा इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह के द्वारा हराया गया था। आगे हम बात करते हैं इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यानी दोस्तों हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। आगे हम बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा। यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैतर सिंह की प्रशंसा में लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ था। यानी यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि जैतर सिंह की प्रशंसा में लिखा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कि दिल्ली के जो गुलाम वंश के सुल्तान थे उसके समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी शासक और बलवान थे वो जैतर सिंह थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी गुलाम वंश के समय की बात यहाँ पर कौन लिख रहे हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा की मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी शासक कौन था? जैतर सिंह था। आगे हम बात करें रतन सिंह, तो रतन सिंह का जो समय था 1302 से 1303 ईस्वी का था। रावल रतन सिंह 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों जो रावल रतन सिंह थे उनको 303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायद सिंह द्वारा लिखित पद्मावत। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि पद्मावत रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायद सिंह की है। और कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। इसमें लिखा है, पद्मावत में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पद्मनी, यानी रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। यानी मलिक मोहम्मद जायद सिंह क्या बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायद सिंह के द्वारा कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में लिखी गई। आगे हम बात करते हैं दशरथ शर्मा के बारे में। तो इनका जो मत है वो मान्यता प्रदान करता है कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि
डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल, यानी यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा और बादल थे, और उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। ये बात यहाँ पर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आगे अगर हम बात करें तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो सम्मिलित था, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था उसके साथ इतिहासकार अमीर खुसरो था, यानी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में आक्रमण का वर्णन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह है, तो पहले तो आपको ध्यान में रखना कि अमीर खुसरो का ग्रंथ का क्या नाम है, खजाइन उल फुतूह है। और इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह का जो युद्ध हुआ था 1303 में उसका वर्णन किया है। आगे अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। रतन सिंह के मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि रावल रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक था। दोस्तों आगे हम बात करें राणा हमीर, तो इनका जो समय था 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। तो राणा हमीर कौन थे? सिसोदा ठिकाना के जागीरदार हमीर ने, ये सिसोदा ठिकाना के क्या थे? जागीरदार थे। और हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि गुहिल वंश की पुनः स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमीर के द्वारा गुहिल वंश की पुनः स्थापना की गई थी 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करके गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। आगे हम बात करते हैं मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, तो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें दी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सदर से दिखाया गया है। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस में दी गई है? तो राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो हमीर ने सिंगोली कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। आगे अगर हम बात करें तो महाराणा लाखा। दोस्तों महाराणा लाखा का जो समय था 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का शासक कब बना महाराणा लाखा? 1382 ईस्वी में। और मारवाड़ के रणमल, यानी रणमल कहाँ का था? मारवाड़ का था। और मारवाड़ का रणमल था, रणमल की बहन का नाम था हंसाबाई। और हंसाबाई का जो विवाह होना था लाखा का पुत्र था, यानी राणा लाखा का पुत्र कौन था? चुंडा के साथ होना था। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो राणा लाखा है उनका पुत्र था चुंडा, और चुंडा के साथ हंसाबाई का विवाह होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह राणा लाखा के साथ क्या हो गया? संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी, यानी ये शर्त आपको ध्यान में रखनी है कि शर्त क्या थी? जो राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ उस विवाह की शर्त क्या थी? कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी, यानी मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। तो यानी यहाँ पर शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? हंसाबाई का पुत्र ही होगा। ये इस हंसाबाई का और जो महाराणा लाखा का विवाह हुआ
उसमें ये शर्त रखी गई थी। आगे अगर हम बात करें तो जिससे क्या हुआ कि लाखा का योग्य पुत्र था चुंडा, वो राज्याधिकार से वंचित हो गया। आगे अगर हम बात करें तो चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों लाखा के पुत्र चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। तो दोस्तों राणा लाखा के समय की बात है, उस समय जावर माइंस से चांदी व सीसा का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। यानी राणा लाखा के समय ही एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक। और दोस्तों जो कहते हैं ना कि मूल पुस्तकें यानी मूल बुक, यही वो मूल पुस्तकें मूल बुक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी अन्य बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो इस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आगे हम दोस्तों बात करते हैं महाराणा मोकल। इनका पहले हम समय देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में समय पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल क्या था, इनका समय क्या था। तो महाराणा मोकल का समय 1421 से 1433 ईस्वी का था। महाराणा मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हंसाबाई और महाराणा लाखा का विवाह हुआ, उसके बाद महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था? महाराणा मोकल था। और महाराणा मोकल 1421 में जब मोकल शासक बना, यानी मोकल शासक कब बना? 1421 ईस्वी में मोकल शासक बना। तो वो उस समय अल्प आयु के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। यानी महाराणा लाखा का पुत्र था मोकल, और मोकल जब शासक बना 1421 में, उस समय उसकी उम्र नहीं थी, आयु कम थी। तो चुंडा था जो कि लाखा का पुत्र था, वो उसका क्या बना? संरक्षक बना। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई उस पर यानी चुंडा पर संदेह करती थी, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखनी है बात कि जब मोकल की माता हंसाबाई चुंडा पर संदेह करने लगी तो मेवाड़ छोड़कर चुंडा कहाँ पर चला गया था? तो दोस्तों यहाँ पर मांडू चला गया था। तो चुंडा कहाँ पर चला गया? मांडू चला गया, यानी मेवाड़ को छोड़कर मांडू चला गया। आगे अगर हम बात करें तो 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में, यानी यहाँ पर बात करते हैं मोकल की। मोकल 1421 में तो शासक बना और 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में, कहाँ पर? जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर मोकल की यहाँ पर क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो इनका जो समय था 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य था। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा, यहाँ पर बात करते हैं मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। तो दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना? 1433 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं कुंभा ने चित्तौड़ एवं कोमलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। तो दोस्तों कुंभा ने चित्तौड़ और कोमलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। और महमूद खिलजी कौन थे? मालवा के शासक थे। इनको परास्त करके कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो दोस्तों सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। यानी नागौर का जो उत्तराधिकारी था उसके लिए मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। दोस्तों आगे अगर हम बात करें 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। तो दोस्तों कुंभा ने 1453 ईस्वी में मारवाड़ से मंडोर छीन लिया
परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। तो दोस्तों पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था, 1453 ईस्वी में। और बाद में क्या होता है कि संधि कर ली जाती है और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये संधि हो जाती है और उसके बाद जो कुंभा है वो अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया जाता है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी, यानी 1456 ईस्वी की बात करें तो मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चांपानेर की क्या होती है? संधि होती है। तो दोस्तों 1456 में चांपानेर की संधि होती है और मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। इस संधि में ये तय किया गया, यानी चांपानेर की संधि में क्या तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और उसके जो राज्य है उसे हम आपस में बांट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो चांपानेर की संधि है उसमें क्या तय किया गया कि कुंभा पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। दोनों शासक मिलकर, यानी मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ने ये चांपानेर की संधि की, दोनों ने आपस में 1456 में, और कुंभा पर दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार इन दोनों ने ये तय किया। और आगे हम बात करें 1457 और 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सके। दोस्तों आगे अगर हम बात करें, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया? ये ऐसा माना जाता है कि कुंभा के द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है सिरोही, अचलगढ़ व कोमलगढ़ के दुर्ग। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो कवि राजा श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि श्यामल दास के द्वारा भी कहा गया कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। कोमलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। और कोमलगढ़ जो दुर्ग है उसका जो शिल्पी है वो कौन है? मंडन है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चित्तौड़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और चित्तौड़ के श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और एकलिंग जी के विष्णु मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा। रणकपुर के मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए गए। आगे अगर हम बात करें तो कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक थे। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य, यानी यहाँ पर ये एक लिंग महात्म्य किसके द्वारा रची गई? कान्हा व्यास के द्वारा। ये बात आपके ध्यान में रखनी है कि एक लिंग महात्म्य रचना किसकी है? तो कान्हा व्यास की है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, इसके रचयिता कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। तो ये जो ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंधक जो ग्रंथ है इनके रचयिता महाराणा कुंभा है, क्योंकि महाराणा कुंभा विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की। दोस्तों यहाँ पर जो चंडी शतक रचना है इसकी व्याख्या कुंभा के द्वारा की गई। और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी। तो महाराणा कुंभा के द्वारा गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी गई। और इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं इनको याद ध्यान में रखना है कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंधक रचना किसकी है? महाराणा कुंभा की है। और महाराणा कुंभा के द्वारा चंडी शतक की व्याख्या की गई और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी गई महाराणा कुंभा के द्वारा। और महाराणा कुंभा के समय, यानी महाराणा कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई। तो दोस्तों
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना महाराणा कुंभा के समय की गई थी। किसके द्वारा? कवि अत्रि और महेश के द्वारा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा को साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। यानी ये इनकी उपाधियां थी, इस उपाधियों के नाम से इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका जो अंतिम समय था वो कष्ट में था। और कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि महाराणा कुंभा को अंतिम जो समय था उस समय में उन्माद रोग हो गया और उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो दोस्तों आज हमने यहाँ तक जाना और अगले वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में जानेंगे, नहीं तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। तो ये जो शेष है ये अगले वीडियो में हम जानेंगे कि महाराणा सांगा। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम राजस्थान की जो बुक है क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस बुक के माध्यम से सेकंड ग्रेड की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।